नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा, बात करेंगे अपने अगले शुक्र महादशा से संबंधित अनुभव के बारे में। देखिए, शुक्र महादशा से संबंधित एक्सपीरियंसेस काफ़ी आते हैं, लेकिन समय की थोड़ी अल्पता होने के कारण मैं उन्हें अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। और केतु महादशा के एक्सपीरियंस भी काफ़ी पड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर समय जैसे-जैसे मुझे मिलता जाएगा, उस हिसाब से मैं आपको अपलोड करके व्यक्तियों के जीवन में जिस तरह से परिवर्तन शुक्र की महादशा में आते हैं और केतु की महादशा में जिस तरह की परिस्थितियों को उन्हें झेलना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, आपके समक्ष निश्चित तौर पर रखूँगा। तो आज का जो ये एक्सपीरियंस है, वो गुजरात के सूरत से हमें भेजा है प्रदीप राजपूत जी ने। और इसमें इन्होंने अपने जो शुक्र महादशा के एक्सपीरियंस को बाखूबी बताया है। इससे पहले इन्होंने जैसे केतु की महादशा में काफ़ी कुछ फेस किया है अपने जीवन में, वो भी हमारे समक्ष रखा है। और थोड़ा-सा इन्होंने बुध महादशा के बारे में भी बताया हुआ है। तो देखिए, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, एक छोटी-सी रिक्वेस्ट एज़ यूजुअल कि वीडियो आप देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते या लाइक नहीं करते, तो आप प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और स्पेशली ऐसे लोग जिनकी जीवन काल में केतु महादशा या तो चल रही है या अभी हाल ही में केतु महादशा के पीरियड से वो निकले हैं, तो उनके अंदर भी एक उम्मीद होती है, एक लालसा होती है कि जीवन में कब हमारा सब कुछ सही होगा, चाहे आर्थिक रूप से बोला जाए, रिश्तों के सापेक्ष में, क्योंकि व्यक्ति जो है किसी न किसी फेज़ से तो गुज़र कर आया होता है, स्पेशली जब भी जीवन में केतु महादशा के पीरियड से निकलता है। तो एक होप होती है कि जैसे ही शुक्र हमारे जीवन में आएँगे, तो हमारा जीवन कहीं न कहीं फलीभूत होगा, अच्छे सुखद परिणामों के लिए हम भी निरंतर समाज के साथ, परिवार के साथ आगे बढ़ेंगे और उन्नति करेंगे हर सापेक्ष में। तो देखिए, आज का जो एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने बताया कि प्रदीप जी ने भेजा है, तो केतु महादशा से पहले इनकी जो बुध की महादशा शुरू हुई थी, उसमें थोड़ा-सा मैं आपको ले जाना चाहूँगा कि बुध की महादशा में ये अपने आप को एज़ ए स्टूडेंट बोलें या एक तरह से इंडिविजुअल यानी कि फ्री माइंड थे, किसी प्रकार का कोई पारिवारिक तनाव या बर्डन इन पर नहीं था, इकलौती संतान थे ये। माता और पिता दोनों मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए थे। माता जो हैं वो एमबीबीएस यानी कि डॉक्टर थी और पिता जो हैं वो प्राइवेट ही किया करते थे कार्य, लेकिन वो भी मेडिसिन यानी कि दवाइयों से ही संबंधित कार्य किया करते थे। धन के सापेक्ष में या मनी वाइज़ यदि बोला जाए तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। इन्होंने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग करने के पश्चात कुछ समय यानी कि ज़्यादा नहीं, 2-3 महीने, ये लिखते हैं कि 2-3 महीने ही मैंने जॉब में बिताए हैं। उसके पश्चात मैंने अपने घर पर बैठकर बिज़नेस या व्यवसाय को करना उचित समझा। पिताजी के साथ, माताजी के साथ इन्होंने एक जैसे विचार विमर्श हर व्यक्ति अपने घर परिवार में करता है, उस तरह से किया। और इन्होंने ट्रांसपोर्ट के जो कार्य होता है उसमें अपना भाग्य आजमाना चाहा। बसेस का जो कार्य होता है यानी कि बसेस के थ्रू जो भी टूरिस्ट, स्पेशली जो ओल्ड एज पर्सन अबव 60 जो सीनियर सिटीज़न होते हैं, उनको धार्मिक यात्राओं पे ले जाना चाहा। और जैसे आप जानते होंगे कि जितने भी हमारे भारतवर्ष में जो प्रमुख मंदिर हैं, उन स्थानों पर ये अपनी बसेस को ले जाया करते थे। और ऑलरेडी पहले ही इनके कॉन्टैक्ट हुआ करते थे जहाँ-जहाँ वो बसेस स्टे किया करती थी, यानी कि किसी प्रकार की कोई असुविधा जो श्रद्धालुगण या भक्तगण या जो लोग इनके साथ जाया करते थे उनको किसी प्रकार की ना हो, इस तरह के व्यवसाय में जुड़े हुए थे। अभी केतु की महादशा का जीवन में पदार्पण नहीं हुआ था, बुध की दशा सुखद रही इनके लिए। और केतु की महादशा जैसे ही शुरू होती है तो इनका अपने जो कार्य व्यवसाय है उससे मन उचाट होने लगा, जहाँ पे ये बहुत ही तल्लीनता और उत्सुकता के साथ अपने कार्य व्यवसाय पर जाया करते थे। उदासी और अकेलापन ज़्यादा इनको भाने लगा और अब एक बोरियत सी आने लगी। ये लिखते हैं कि बोरियत सी आने लगी उस कार्य व्यवसाय में कि कुछ नहीं करना है, बस अकेले अपने रूम में सेल्फ सेंटर्ड या यूँ कहें कि अपने आप में ही खोए रहना है। ना मुझे मोबाइल में दिलचस्पी थी, ना मुझे टीवी या किसी अन्य प्रकार के कार्यक्रमों में देखने की दिलचस्पी थी। जो शुरुआत हुई वो दिन भर सोए रहने से हुई। उसके पश्चात बस उठना तो सिर्फ खाने के लिए उठना, ना मैं एक्सरसाइज किया करता था और ना ही किसी प्रकार की कोई अन्य गतिविधि में मैं भाग लिया करता था। खैर, जैसे-जैसे केतु का समय आगे बढ़ा, केतु महादशा के तीसरे महीने में 2014 में इनको केतु की महादशा का प्रारंभ हुआ। और केतु की महादशा के जस्ट लगते ही यानी कि इनिशियल जो 6 महीने का पीरियड है उसमें ही 3 महीने बीतने के पश्चात इनके पिताजी की सडन डेथ हो गई। हार्ट अटैक की वजह से इनके पिताजी एक्सपायर हो गए।
तो बहुत बड़ा आघात था परिवार के लिए, जहाँ पर सुखद गृहस्थी इनकी चल रही थी, किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। और होता भी ऐसे ही है कि जब तक किसी व्यक्ति या किसी बच्चे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पड़ती है, तब तक वो इन बातों को एहसास नहीं कर सकता। तो एकदम से इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी घर परिवार की आई। जिन गतिविधियों को इनके माता पिता देखा करते थे, कभी कभार ये भी साथ में पार्टिसिपेट या एक तरह से उत्तरदायित्व निभाया करते थे, लेकिन पूर्णतः इनके कंधों पर सारी के सारे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। पिताजी भी अपने प्रोफेशन से रिटायर हो चुके थे, और जैसे ही पिताजी की ये सडन डेथ हुई, उस दौरान उनके लिए भी ये बहुत बड़ा आघात है, क्योंकि देखिए जीवन साथी का बिछड़ना बहुत बड़ी बात होती है। तो इनको पैरालिसिस का अटैक, जो अधरंग जिसे हम बोलते हैं, वो हुआ, जिसके कारण इनका एक साइड का शरीर का हिस्सा कार्य करना बंद कर गया। परिवार की स्थिति बहुत बिकट हो गई, और घर परिवार को पूर्णतः संभालने के लिए, या यूं कहें कि सारा का सारा उत्तरदायित्व इनके सुपुत्र यानी कि खुद प्रदीप जी पर आ गया। और प्रदीप जी लिखते हैं कि अब तो बहुत मुश्किल हो गया था कि अपनी बसेस का जो इनका कार्य था उसे पूर्णतः संभालना, क्योंकि कई बार 15-15 दिन या 18 दिन के लिए भी मैं घर से बाहर जाया करता था, जब भी बसेस के साथ जाना पड़ता था। तो बहुत मुश्किल हो गई थी पूर्णतः अपना जो एक व्यवसाय था वो दूसरे लोगों के भरोसे, चाहे वो हमारे विश्वसनीय लोग थे, लेकिन फिर भी मैं पूर्णतः अपने कार्य व्यवसाय पर समय नहीं दे पा रहा था। बहुत विकट परिस्थिति हो गई थी, क्योंकि घर में चाहे आप किसी अन्य व्यक्ति को अरेंज कर दें, लेकिन वो कंसर्न रहता है एक पुत्र का एक माता के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए, वो दूसरा व्यक्ति नहीं निभा सकता। बहरहाल समय बीतता गया। तकरीबन 2 साल के पश्चात इनके रिश्तेदारों ने भी बहुत स्ट्रेस डाला और सजेशन दिया कि आप प्रदीप जी की शादी कर दें। तो केतु महादशा को चलते हुए उस दौरान तकरीबन ढाई पौने 3 साल इनके गुजर चुके थे। और एक तरह से आप बोल सकते हैं, क्योंकि प्रदीप जी तो लिख रहे हैं कि इनको ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं था, राहु केतु शनि मंगल किसी भी ग्रह के बारे में इन्हें कोई नॉलेज नहीं थी, ना कभी इन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया। पारिवारिक सदस्यों और संबंधियों के कहने पर शादी के लिए ये तैयार हुए। जो विवाह इनका हुआ, ये लिखते हैं कि मेरी लव मैरिज हुई है। माताजी को कभी कभार जब मैं हॉस्पिटल में लाने के लिए जाया करता था, या खाना देने के लिए कभी मैं ही जाया करता था, तो भी मेरी एक मुलाकात वहाँ पे उसी हॉस्पिटल की लैब में कार्य करने वाली महिला से हुई। प्रेम संबंध इनका शुरू हुआ, और उन्हीं के साथ इनका दत्तोगत्वा केतु की महादशा में 2.5 साल पौने 3 साल बीतने के पश्चात, पिता की मृत्यु होने के पश्चात इनका विवाह भी संपन्न हो गया। यहाँ पर ये लिखते हैं कि जो मेरे ससुर हैं, यानी कि जो इनकी वाइफ के पिताजी थे, उनके प्रोफेशन का मैं यहाँ बखान क्या ही करूँ। फोटोग्राफी के कार्य व्यवसाय से वो संबंधित थे, और बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं थी, लेकिन मुझे सिर्फ जो जिनसे मैं प्रेम किया करता था उनसे ही संबंध था। आर्थिक स्थिति उनकी सही ना होने पर भी हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, और हमें भी ये आवश्यकता थी कि एक घर परिवार को चलाने का, और साथ में मेरे घर की स्थिति को समझने वाले इंसान की आवश्यकता थी। सब कुछ सही रहा, और घर में खुशियाँ फिर से लौट आई थी। इसके साथ ही मेरी पत्नी ने शुरुआती दिनों में मेरी माता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, लेकिन जैसे जैसे दिन बदले वैसे वैसे वो भी बदलती चली गईं। उन्होंने लिखा है कि साधन संपन्न परिवार से ना होने के कारण मैंने उन्हें हर प्रकार से खुशियाँ देने का प्रयास किया। जिस भी वस्तु के लिए वो आग्रह किया करती थी, मैंने एक नहीं बल्कि दो दो लाकर दी। अच्छी गाड़ी में घुमाना, हर वीकेंड पे खाने के लिए घर से बाहर जाना, और इसके अलावा यदि ड्रेसेस की बात करूं, तो यदि 3,000 की वो कोई ड्रेस की डिमांड करती थी, तो मैंने 5-5 हज़ार की, एक दो नहीं बल्कि 4-4 5-5 ड्रेसेस उनको डिफरेंट डिफरेंट ओकेज़न पे उपलब्ध करवाई हैं। तो इस तरह से सब चलता गया। लेकिन जैसे जैसे मैं उनको घुमाने के लिए, चाहे किसी वेकेशन पे लेके जाऊं, या खाने के लिए बाहर लेके जाऊं, या ड्रेसेस की बात करूं, मैं देता गया। शायद उसी का ये प्रभाव था कि वो उन चीज़ों को समझ नहीं पाई, और मेरा लाभ उठाने का उन्होंने प्रयास किया। हर तरीके से मुझे नीचा दिखाना, बात बात पर किसी छोटी सी बात पर भी झगड़ना शुरू हो जाना। इसके अलावा मेरी माताजी का सम्मान ना करना, खाने के लिए समय पर जो जैसे ब्रेकफास्ट का जैसे समय होता है, या लंच का, या रात के खाने का, उस दौरान भी खाना सही तरीके से ना बनाना या उपलब्ध ना होना, किसी न किसी बहाने के कारण खाना बनाने से आनाकानी करना, इस तरह की गतिविधियां चल रही थी। एक दिन तो हद ही हो गई जब उन्होंने अपने सर दर्द का
बहाना बनाते हुए लगातार 4 दिन तक मुझे खाना बनाने के लिए कहा। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने खाना भी बनाया और इसके अलावा जो-जो उनकी डिमांड्स थी कि आज नहीं तो कल परिस्थितियाँ सही हो जाएँगी, कहीं न कहीं मैं भी परिस्थितियों के वश कॉम्प्रोमाइज़ करता गया। एक दिन तो हद ही हो गई। उन्होंने ये कहा कि कमर के दर्द के कारण वो अपने शूज़ के लेज़िज़ नहीं बाँध पा रही हैं, तो क्या आप उनके जूते के फ़ीते बाँध देंगे? तो मैंने उनके जूते के फ़ीते तक भी बाँधे हुए हैं। इस तरह का वो अपना व्यवहार रख रही थी। ख़ैर मैं और मेरी माता सब कुछ सहन कर रही थी। एक दिन जब उनके क्योंकि अब वो घर में आ गई थी तो उन्होंने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना शुरू किया। सीनियर सिटीज़न को जो धार्मिक स्थानों पर लेकर जाया करते थे, ये 15 दिन के लिए घर से बाहर थे। इस दौरान उनकी माता को इनकी जो पत्नी थी बहुत हरास किया, यहाँ तक कि उनके साथ हाथापाई भी की और धक्का भी दिया। पैरालाइज़िस से ग्रसित होने के कारण उनके जो गहने थे वो भी इन्होंने चुरा लिए और पता नहीं चला कि कहाँ पे उसकी या सेल आउट कर दिया है या कहीं छुपा दिए हैं। हद तो तब हो गई जब एक दिन उन्होंने अपनी मांग का सिंदूर भी मिटा दिया और मंगलसूत्र को नीचे फेंकते हुए ये कहा कि मुझे तुम्हारे बेटे के साथ रहना ही नहीं है, मैं इस संबंध से अलग होना चाहती हूँ। ये देखकर मेरी माता बहुत दुखी हुई। जब ये वापिस आए वहाँ से तो इन्होंने जो इनकी माता थी उन्होंने सारी बातें इनको बताई कि इस तरह का यहाँ पे माहौल है। ये सब देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे इस नर्क भरी ज़िंदगी में नहीं रहना है और मैं जल्दी से जल्दी इनको अपने जीवन से निकाल दूँगा। ये देखते हुए मैंने उनको ससम्मान मायके भेज दिया और धीरे-धीरे मैंने ये भी कह दिया कि मेंटली आप इस रिश्ते से अलग होने के लिए आप तैयार हो जाइए। ख़ैर 2021 में मेरा अपनी पत्नी के साथ तलाक हो गया और शुक्र की महादशा मेरे जीवन काल में आई। शुक्र की महादशा क्या होती है मुझे ना तो कोई एहसास था, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि आंतरिक खुशी या एक आंतरिक शांति की अनुभूति मुझे ज़रूर हुई। इस दौरान मैंने जो महसूस किया वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कुछ निकट संबंधियों के द्वारा मुझे एक अन्य जो शादी का प्रस्ताव था वो भेजा गया। मैंने उनके साथ विवाह कर लिया। विवाह के उपरांत मेरे जीवन में सभी स्थितियाँ सामान्य हो गई हैं। माताजी का जो नई इनकी पत्नी है वो काफ़ी ध्यान रखती हैं। जो मेरी बसेस का कार्य था वो भी एक्सपैंड हो गया है। 4 बसेस थी आज 6 हैं जिसमें से एक मैंने वोल्वो भी ले ली है। जो वोल्वो बसेस होती हैं आप जानते हैं कि उनकी क्या कॉस्ट रहती है। तो एक तरह से इनकी आर्थिक रूप से भी तरक्की हुई है। सबसे बड़ी बात है कि मुझे एक जीवन साथी के साथ-साथ मुझे एक समझने वाले इंसान की भी आवश्यकता थी, जो मुझे और मेरी माँ को समझ सके। क्योंकि वृद्धावस्था जो इनकी वृद्धावस्था माताजी की चल रही है, उसमें स्वाभाविक है कि हर जो संतान होती है, यदि समझने वाली हो, तो उनका यही रहता है कंसर्न कि जब तक वो इस जीवन काल में हैं, एटलीस्ट लाइफ़ के इस आखिरी पड़ाव में उनको खुशियाँ ही मिलें, उनको देखभाल या अच्छी केयर मिले। तो जो इनकी पत्नी हैं वो अच्छे तरीके से देखभाल करती हैं इनकी माताजी की और इसके अलावा इनकी जो आय है उसमें भी ये काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। आगे ये लिखते हैं कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो मेरी जो पत्नी है वो आग्रह करती हैं कि जी को अकेले नहीं छोड़ेंगे। जाना हमने किसी वेकेशन वाले स्थान पर होता है लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो डिसाइड होता है वो किसी मंदिर या तीर्थ स्थल की तरफ ही हमारा रुझान हो जाता है। मुझे भी लगता है कि किन्हीं पुण्य कर्मों के कारण ही मुझे ऐसी पत्नी मिली है जिसने मेरे जीवन में फिर से शांति सुखद अनुभूति वृद्धि कर दी है। पर्सनली मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जीवन के इस दूभर क्षणों में से निकलने के पश्चात मुझे अब सुखद अनुभूति हो रही है। जहाँ तक बात रही मेरी पहले की पत्नी की, वो दुखी हैं। मुझे किन्हीं रिलेटिव थे उनके माध्यम से ये पता चला था कि वो पछता रही हैं कि जो भी मैंने रिश्ता उनके साथ संबंध तोड़ा है, वो मेरी कहीं न कहीं बहुत बड़ी जीवन की गलती है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि शुक्र की महादशा जब भी आती है मैं हर अपने वीडियो में बोलता हूँ कि 3 हिस्सों में इसे आप डिवाइड कर सकते हैं। तो तकरीबन जैसे 20 साल की होती है तो 6 साल 8 महीने एक चरण में पड़ते हैं। तो आपके जो भी ऐसे लोग जो आपको कहीं न कहीं धोखा देकर या आपका फ़ायदा उठाकर, ये चाहे प्रॉपर्टी का हो या किसी भी तरह का उन्होंने फ़ायदा उठाया हो, आपको किसी तरह का नुकसान पहुँचाया हो, तो जब आपके शुक्र जो आपके कारक भी होने चाहिए, अच्छी स्थिति में होने चाहिए, जो वेरी करता है हर कुंडली में। तो यदि वो अच्छे हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को दंड मिलता है और ऐसे लोग जो हैं फिर से आपके जीवन में
आने के लिए तरसते भी हैं और ऐसे लोग आपके जीवन काल में एक बुरे सपने के लिए आपके लिए होते हैं, लेकिन वो आपको एक सुखद अनुभूति के रूप में देखते हैं। आप समझ रहे होंगे मेरा बोलने का मतलब कि आपके साथ उन्होंने जो भी ज्यादती की होती है, कहीं न कहीं उन पलों को वो सुखद मानते हैं, लेकिन आपके लिए, क्योंकि आपका तो केतु का पीरियड चल रहा होता है, तो आप उस पीरियड को अच्छा नहीं मान सकते। तो इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। तो चाहे मंगल हो, शुक्र हो, शुभ कर्मों की तरफ संलग्न जरूर होना चाहिए। तो आपके चार्ट में यदि धार्मिक, यानी कि यदि 9th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राओं से भी आपको जोड़ कर रखते हैं। पिता के साथ संबंधों को जहाँ तक हो सके अच्छे से अच्छा आप रखें। यदि पिता साथ में नहीं है तो पिता तुल्य जो इंसान हैं उनका सम्मान करना, उनको एक मान सम्मान की दृष्टि से देखना भी आपके लिए एक भाग्य को प्रबलता, और साथ के साथ आपके तीर्थ स्थलों की जो यात्रा या गंगा स्नान या जो भी ऐसी शुभ नदियां हैं जहाँ पे यदि तीर्थ स्थलों पर आप स्नान करते हैं तो आपके केतु भी आपको अच्छे से अच्छा प्रभाव ही देंगे। और रही बात शुक्र की, तो शुक्र आपके चार्ट में अच्छे होने चाहिए, और यदि अच्छे नहीं हैं तो भी संबंधित रेमेडीज़ करके आप उनको सक्षम या बली कर सकते हैं। नैसर्गिक रूप से शुभता, मैं हर वीडियो में यदि आप सुनते होंगे तो मैं बार बार नैसर्गिक शब्द का मैं प्रयोग करता हूँ। नैसर्गिक रूप से जो शुभ ग्रह होते हैं वो अपने एंड से तो यही देना चाहते हैं, क्योंकि जो ग्रह हैं उनका देखें आप तो 1 to 1 पर्सनली किसी की लाइफ में कोई एक इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन ये है कि आपकी एक सोच क्या है, आपके कर्म क्या हैं, उनके अनुरूप एक ऑटो मोड, जिसे ऑटो मोड बोला जाता है, ऑटोमेटिकली आपको वैसे रिजल्ट मिलते हैं। यदि आपके ग्रह अच्छे हैं लेकिन आपके जो कर्म हैं वो आपके दूषित हैं या बुरे हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको बुरे प्रभाव ही देखने को मिलेंगे। और यदि आपके कर्म अच्छे हैं परंतु ग्रह कहीं ना कहीं दूषित हैं या पीड़ित हैं या पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, तो आपको जो बहुत बुरे फल मिलने होते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे या सुखद परिणामों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर हमें अग्रसर होना चाहिए, फिर चाहे कोई भी ग्रह हो आपको अच्छे परिणाम ही देंगे। जैसे प्रदीप राजपूत जी के जीवन में परिवर्तन आया और शुक्र की महादशा में उन्हें अच्छे से अच्छे परिणाम देखने को मिले, और अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है क्योंकि 2021 में इनके केतु गए हैं, कुछ समय आप जानते हैं दशा संधि का भी गया होगा, और आज की डेट में 2024 चल रहा है, तो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तकरीबन 20 साल। अभी तो इनका फर्स्ट हाफ जो प्रथम चरण है वो भी पूर्ण नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे शुक्र की दशा आगे बढ़ेगी निश्चित तौर पर ये और अपने एक्सपीरियंस आगे का इन्होंने बताया है कि आने वाले समय में यदि कुछ और एक्सपीरियंसेस उनके लाइफ में आते हैं तो वो शेयर अवश्य करेंगे। तो दोस्तों ये था शुक्र महादशा से संबंधित प्रदीप राजपूत जी का अनुभव। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बात करते हैं प्रदीप जी के कुंडली के विषय में। देखिए 4 मार्च 1981 का सुबह के 11 बजे का इनका जन्म है सूरत का। और इसके अलावा इनके ग्रहों की स्थिति की यदि बात करें तो वृश्चिक लगन की इनकी कुंडली है। राहु, सूर्य और बुध इनके सेकंड हाउस में हैं। बृहस्पति और शुक्र इनके थर्ड हाउस में विराजित हैं। मंगल इनके षष्ठेश होकर विराजित हैं। इसके अलावा केतु और शनि इनके अष्टमेश होकर विराजित हैं। चंद्र इनके भाग्य भाव में हैं, स्वराशिगत। तो ये इनके ग्रहों की स्थिति है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।